सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। कि मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी, विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। हमारा ये संकल्प पत्र, मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये पूरा देश जानता है। देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए गति से हम कार्य कर रहे हैं। 18 तारीख को पहली सैन जो फैल पे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन को इसका बड़ा लाभ मिला है। हमने उसको पूरा किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सीटी की परीक्षा पारदर्शिता के आधार पर कराएंगे। पहली बार है हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह लगने लगा कि गजब का काम इस सरकार ने किया। पहली बार आप सबके माध्यम से भी उसकी रिपोर्ट आई है। हर बच्चे ने इस बात को सराहा है। हर बच्चे के मां बाप ने उसकी प्रशंसा की है। क्योंकि वो तो पहले ये सोचते थे कि भाई बच्चे को अपनी कार के अंदर ले जाएं टेस्ट दिलवाने के लिए, परंतु जब उनकी प्रतिक्रिया आई कि हमें मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी व्यवस्था इसकी होगी, घर से बच्चे को लेकर के सेंटर और सेंटर से घर तक पहुंचाने की पहली बार सीटी की जो परीक्षा हुई है, 13 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का जो सफल आयोजन हुआ है, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, उसको पूरा किया है। और इसी प्रकार हमने अपने संकल्प में कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनको मिलेगा, ऊपर का पैसा
वो हरियाणा सरकार उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी, उसको पूरा किया। ये बड़े वायदे थे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, छोटे वायदे नहीं है, तो महत्वपूर्ण जिनका इंतजार करते हैं लोग भी ये पूरा करेंगे, इन्होंने कहा है, ये वो वायदे थे। हमने 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती, उस अवसर के ऊपर हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का आयोजन किया। आप सब जानते भी हैं कि हमने पहले ही बजट में, जब मैंने पहला बजट 3.0 सरकार का और मेरी सरकार का, ये दूसरे टर्म की सरकार का पहला बजट जब मैंने बतौर वित्त मंत्री प्रस्तुत किया, तो मैंने सबसे पहले बहनों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उस बजट में किया। और 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर हमने ऐप को लॉन्च किया, रजिस्ट्रेशन किया, और आज बहनों को हम उनको लाडो लक्ष्मी दे रहे। 4 किस्तें चली गई, 2100 रुपया बहनों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण वायदे होते हैं, चुनाव जीतने के लिए घोषणाएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फिर उनको पूरा नहीं कर सकते, लोग देखते रहते हैं, लास्ट में फिर ये सोच लेते हैं कि इनका तो यही काम है, इनको तो लियाने के नहीं, हम भेज दो, इनको वापस कर दो। फिर ये राजनीतिक दल सोचते रहते थे कि 5 साल मैं कर लूंगा, 5 साल वो कर लेगा, फिर 5 साल बाद तो नंबर आ ही जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्पष्ट नीति है, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ डायरेक्ट उसके घर तक पहुंच रहा है, ये उसका परिणाम है कि नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आ रही। मोदी जी की नीति, मोदी जी की नीयत, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, देश का नेतृत्व, नीति भी मजबूत है, नीयत में भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब व्यक्ति को सशक्त किया जाए। वही कारण है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। कांग्रेस के समय में तो अमीर व्यक्ति भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, नीतियां गलत थी, ऐसी स्थिति थी कांग्रेस की, परंतु कुछ लोग मजबूत हो जाते थे। देश जानता है, देश को मालूम है कैसे मजबूत हो जाते थे। आपके सामने है, 1 एकड़ कोई 500 का खरीद लिया, 20 करोड़ का बेच दिया, हो जाते थे। किसान की दफा 4 लगाई दी, दफा 6 लगाई दी जमीन के ऊपर, किसान घूमता रहता था, किसान रोता रहता था, परंतु सुनता नहीं था कोई भी। फिर बड़े बड़े बिल्डर आते थे, ये इस प्रकार का सिस्टम था। परंतु मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अगर हम 2014-15 की देखें, 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में
राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 2.5 गुना। साथियों, 2024-25 में राज्य सरकार के सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,75,801 करोड़ रुपए था। सभी विभागों का खर्चा 24-25 में। जबकि अगर हम देखें, क्योंकि इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाए, का खर्च ही नहीं हो रहा, का कोई काम ही नहीं हो रहा। भाई ठीक तरीके से देखिए, नजरिया देखने का होता है। उसी सड़क के ऊपर जा रहे, आधे घंटे में पहुंच रहे, फिर कह रहे का काम नहीं हो रहा, काम दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसे दिखाएगा? नजर तो है नहीं है देखने की। नजर भी तो देखने के लिए चाहिए, वो नजर है नहीं है देखने की, बस झूठ बोलना है। 2014-15 में यह केवल 61,904 करोड़ रुपए था। 14-15 में अगर बात करें इनके समय में, ये 61,904 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में 16 फरवरी 2026 तक सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,59,747 करोड़ रुपए है। 1,59,747 करोड़ रुपए है। मुझे आशा है कि ये खर्चा 31 मार्च 2026 को यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के हो जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि काम चल रहे हैं अभी, और लास्ट में कहीं ऐसे टेंडर होते हैं, वो सब काम चल रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए ये हो जाएगा। 17 मार्च 2025 को, जो कि मेरे द्वारा प्रस्तावित बजट 2,05,17 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट का लगभग 98% ये खर्च हो जाए। 98% का खर्चा ये होगा। ऐसा प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 98% बजट जो हमने प्रस्तुत किया, उसका 98% खर्चा हो गया। पंजाब के अंदर क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है, वहां तो आर्थिक प्रबंधन लचर पचर हो जाना, उनकी तो नीतियां है ये। और अब सरकार दूसरी है, वो भी उसी की मस्ती है, इसी की मस्ती है कांग्रेस की। जो पंजाब में अब सरकार है, दोनों एक जगह बैठते हैं, अंदर तो कमरे में बैठते हैं, बाहर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अब आपने तो उदाहरण देखा, हमारे यहाँ तो समझौता ही कर बैठे थे। कई जगह इंडी गठबंधन के अंदर मंचों के ऊपर साझा किया है मंच, परंतु पंजाब के अंदर हम आएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वहां भी इस आर्थिक प्रबंधन का सुधार करेंगे, जिससे कि हमारा पंजाब का सूबा नंबर 1 का बने, जो पहले था। इसको और कोई नहीं बना सकता। इसको अगर कोई बनाएगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाएगी। इन्होंने तो वादा कर दिया था महिलाओं के साथ, कहा जी 1,000 रुपए देंगे, अब तक दिया भी नहीं है। ये तो भूल जा, 5 साल हो गए। और मैंने आपको उदाहरण दिया था, मैंने कहा था कि हमने पहले ही बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, और हम दे रहे ना 2100 रुपए दे रहे हैं ना। बस फिर भाई देख, आप व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए उनको। लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे को भी पता, मैं जहां जाऊं वहां से उन प्रताड़ित लग जा कर ना बुलाओगा। भाई ये थोड़ी अभी जो हम कर रहे हैं वहां के लोगों को नहीं पता, सारे लोग जानते हैं। उनको ये पता भी 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं। उनको ये भी पता है कि अगर प्राकृतिक आपदा में फसल खराब हो जाती है, हरियाणा सरकार तुरंत किसान को पैसा दे रही है, उसका मुआवजा दे रही है। परंतु इनके यहाँ क्या था, यहाँ का मुख्यमंत्री तो बोलता है
कि मैं 20,000 रुपए कर दूंगा, और पार्टी का जो मुखिया है वो जाकर के बोलता है दूसरे राज्य के अंदर, कहा जी हमारे मुख्यमंत्री ने 50,000 दे दिए। ये लोग समझते नहीं, आजकल सोशल मीडिया के जमाने सब देख रहे हैं, उसकी बात को भी सुन रहे हैं कि उसने वहां जाके क्या बोल लिया और यहाँ क्या दिया। अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। सीएम साहब, अंकित हाँ बता। अंकित जी, मैंने कहा तो था आपने, ये झूठ की दुकान खोल कर बैठते हैं, मैंने कहा था ना, ये झूठ की दुकान खोल कर बैठते हैं, और समय कितना झूठ बोल लिया जा, बस उसके ऊपर काम करते हैं, बाकी तो मुद्दा तो कोई है नहीं इनके पास। एक सर सीएम साहब, एक आखिरी सीएम साहब, एचपीएससी में नौकरियों को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता है कि बाहरी लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, इस पर क्या है सर? आप कह रहे हैं कि झूठ की दुकान खोल रखी है, इसमें कितना झूठ और कितना सच है कि बाहर के लोगों को हरियाणा में नौकरी दी जा रही है? देखिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था, हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। मेरे हरियाणा के बच्चे पंजाब में सर्विस लगे हुए हैं, मेरे हरियाणा के बच्चे उत्तर प्रदेश में सर्विस में लगे हुए हैं, मेरे हरियाणा के बच्चे राजस्थान में सर्विस में लगे हुए हैं, मेरे हरियाणा के बच्चे विभिन्न राज्यों में वहां की सरकार की सर्विस में लगे हुए हैं। मैंने कहा ना कि झूठ की दुकान ना, आंकड़े हैं हमारे पास, आंकड़े हैं हमारे पास। अगर हमारे बच्चे बाहर लग सकते हैं तो बाहर के बच्चे यहाँ क्यों नहीं लग सकते? सर सीएम साहब, एक सवाल है, वित्त मंत्री के रूप में आप दूसरा बजट, एक सेकंड मुख्यमंत्री जी इधर, वित्त मंत्री के रूप में सर जी सर, वित्त मंत्री के रूप में आप ये दूसरा बजट पेश करेंगे, और जब भी बजट बनता है सरकार का तो राज्य की जनता को आशा रहती है कि कुछ रियायत आएगी, कुछ मिलेगी हमें, तो इस बजट में कुछ ऐसी रियायत लोगों की, उनका जो आम आदमी का जीवन सहूलियत से भरे इस बजट से, उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जो लोग बैठे हैं पत्रकार साथी, उसके लिए भी कुछ बजट में प्रावधान कर रहे हैं सहूलियत के लिए? 2 तारीख को आपको सवेरे बुलाऊंगा मैं हरियाणा विधानसभा में, सबनु पहला आपको चाय पिलाऊंगा। जी आखिरी सर जब बजट आता है विपक्ष हमेशा 2-3 लाइनें बोलता है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, कर्ज लेकर घी पी रहे। इस बार क्या कहेगा विपक्ष? यही है, 2-3 शब्द ही हैं। इस बार कुछ नया? ये तो आप पूछ सकते हैं। आखिरी सीएम साहब, 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण के बाद 18 अक्टूबर को 25,000 बच्चों को नौकरी ज्वाइन कराई थी, उसके बाद आपने ज्वाइन किया था। ये आपने आज की बजट सबसे पहले संकल्प पत्र का पहला संकल्प बताया। जिस ग्रुप सी के और डी के बच्चों को नौकरी आपने दी थी पहले, उन बच्चों का आज तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। पहले आपसे जो सवाल पूछा था, आपने कहा था वैधता का इशू है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें वैधता का सवाल नहीं उठाया, उसमें कहता है वेटिंग लिस्ट बन नहीं सकती। तो सभी बच्चे आपसे मिलते रहे, कुलर साहब से मिलते रहे और वेटिंग लिस्ट बनने की बात होती रही। तो एक तो विषय सब बच्चे जाना चाहते हैं वेटिंग लिस्ट का, और आगे क्योंकि सीईटी के बाद पहली भर्ती हुई है जिसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो इसमें क्या चेंज होगा? दूसरा जो एचपीएससी का आपने जवाब दिया, एक सवाल और एचपीएससी का, आपने कहा हरियाणा के बच्चे हिमाचल में भी, यूपी में, नो डाउट उसमें जो जनरल कैटेगरी है कोई कहीं का बच्चा कहीं भी अप्लाई कर सकता है और मेरिट पे उसका सिलेक्शन होता है, लेकिन जो पद रिक्त रह जाते हैं, पूरे बच्चों की भर्ती नहीं हो रही, इशू ये आ रहा है। तो इस पे आपने जो भी कोई सरकार का फैसला करना है कि कहीं पद रिक्त ना रहे, जितने पद विभागों ने बेचे उन पे सब भर्ती हो, इसे मैं जानना चाहता हूं। नहीं, हम इसके ऊपर लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं। अभी भी 12,500 वैकेंसी के फार्म, 5500 तो पुलिस के और अन्य भर्तियों के फार्म भर रहे हैं। अभी भी 12,500 भर्तियों का सिलसिला चालू है, जारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो तो एक बटन से 25,000 को मिली थी, और अगर हम इस साल की बात करें तो लगभग 35-36 हज़ार
बच्चों को हम नौकरी दे चुके हैं इस साल। और जो वेटिंग लिस्ट की आपने बात कही है, वेटिंग लिस्ट हम उसके अंदर बनाएंगे, क्योंकि कई बार जब स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड के बाद अगर कोई खाली होती है तभी उसके अंदर वेटिंग लिस्ट जारी होती है, ऐसे जारी नहीं होती लिस्ट। नहीं, देखिए उसका एक टाइम पीरियड होता है, मुख्यमंत्री जी, पीरियड होता है। सीएम ठीक है, मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब, सभी पलवल आप में भोजन के कई लिए बीमारी से आमंत्रित हैं। कई मौतें हुई हैं, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है और अब तक जांच जो की गई है उसमें क्या सामने आया? क्या पलवल में बीमारी से कई लोगों की मौत हुई है, वहां जांच भी कराई गई, लेकिन उसमें क्या सामने आया अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ सर। देखिए, वहाँ तुरंत हमारी पूरी की पूरी टीम वहाँ गई है और सारा चेक किया है, लोगों को भी वहाँ गांव के अंदर जा कर के उनसे बातचीत किया है, और उसके ऊपर हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से वहाँ, चाहे डॉक्टर्स की है बात है, उसके अंदर पहुँचे हैं। परंतु कई बार कोई दिक्कत आ जाती है किसी के अंदर, वो देख रहे हैं।